नमस्कार। आज हम मानव शरीर के एक ऐसे सिस्टम की गहराई में उतर रहे हैं हाँ, जिसके बिना हमारा हिलना डुलना, यहाँ तक कि सीधा खड़ा होना भी मतलब नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। मस्क्यूलोस्केलेटल प्रणाली, ये हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों का वो कमाल का ताना बाना है जो हमें हरकत में रखता है। सही कहा। आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये डिजी रिच लर्निंग के एक लेख पर आधारित है। तो ये सिस्टम है क्या आखिर? सोचिए, ये सिर्फ मतलब हड्डियों का ढांचा या मांसपेशियों का गुच्छा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, एक बेहद समन्वित नेटवर्क है। करीब 206 हड्डियां, 600 से ज्यादा मांसपेशियां और न जाने कितने जोड़, लिगामेंट्स, टेंडन्स सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक पूरी टीम की तरह। बिल्कुल। और इसका काम सिर्फ हमें चलाना फिराना ही नहीं है, बल्कि शरीर को सहारा देना, अंदरूनी अंगों को सुरक्षित रखना, खून बनाना और जरूरी मिनरल्स जमा करना भी है। कई सारे काम हैं इसके। तो आज हम इसी जटिल लेकिन आकर्षक सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और ये पढ़ते हैं, वाकई दिलचस्प हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो शायद थोड़ा हैरान करती है वो ये कि हड्डियां, हाँ जिन्हें हम अक्सर मतलब बेजान पत्थर जैसा कुछ समझ लेते हैं, हाँ, सोचते हैं कि बस ढांचा है। वो असल में जिंदा ऊतक हैं, लिविंग टिश्यूज। अच्छा। ये लगातार बदलती रहती हैं, खुद की मरम्मत करती हैं। इनमें बाकायदा कोशिकाएं होती हैं, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। कोलेजन, वो जो लचीलापन देता है। हाँ बिल्कुल, वो लचीलापन देता है और साथ में कैल्शियम फॉस्फेट जैसे खनिज होते हैं जो इन्हें मजबूती देते हैं। वाह, ये बात मुझे हमेशा कमाल की लगती है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से अलग अलग शक्लों में ढली हुई। सही। शरीर के ढांचे को देखें तो मोटे तौर पर दो हिस्से हैं ना। एक तो अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन। बीच का हिस्सा। हाँ, बीच का हिस्सा जिसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां आती हैं। ये हमारे नाजुक अंगों जैसे दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, दिल, फेफड़ों को एक कवच की तरह बचाते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा कवच। और दूसरा है उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी हमारे हाथ पैर और उनको धड़ से जोड़ने वाले कंधे और कूल्हे के जोड़, जो हमें चलने फिरने की आजादी देते हैं। हाँ, चीजों को पकड़ने की, चलने फिरने की। और इन दोनों हिस्सों की हड्डियां भी, जैसा आपने कहा, जरूरत के मुताबिक अलग अलग तरह की होती हैं। हाँ, अलग अलग आकार की। जैसे हाथ पैरों की लंबी हड्डियां, लॉन्ग बोन्स, फीमर या ह्यूमरस, ये लीवर की तरह काम करती हैं। लीवर मतलब जिससे हम वजन उठा सकें और तेजी से हिल डुल सकें। फिर कलाई और टखने की छोटी क्यूब जैसी हड्डियां हैं, शॉर्ट बोन्स। अच्छा, वो क्या करती है? वो स्थिरता देती हैं। ज्यादा मूवमेंट नहीं, पर स्टेबिलिटी जरूरी है वहां। और सपाट हड्डियां भी होती हैं, फ्लैट बोन्स है ना, जैसे खोपड़ी की हड्डियां या पसलियां। हाँ, वो पतली चपटी होती हैं जैसे ढाल। ढाल की तरह। तो इनका मुख्य काम अंदर के अंगों की हिफाजत करना है। हाँ, और मांसपेशियों को जुड़ने के लिए एक चौड़ी सतह देना भी। और कुछ का आकार तो बड़ा ही अजीब होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी के कशेरुक, वर्टिब्रे। हाँ, उन्हें अनियमित हड्डियां कहते हैं, इर्रेगुलर बोन्स, क्योंकि उनका आकार भी जटिल है और काम भी। सहारा देना, लचीलापन देना, स्पाइनल कॉर्ड को बचाना, कई काम है। और एक और खास तरह की हड्डी बताई थी आपने, तिल समान। हाँ, तिल समान हड्डी, सेसमोइड बोन, जैसे घुटने की कटोरी, पटेला। ये टेंडन के अंदर होती है। हाँ, टेंडन के अंदर धसी हुई। ये न सिर्फ टेंडन को घिसने से बचाती है, बल्कि जोड़ पर लगने वाले बल का कोण बदलकर, क्या कहते हैं, मांसपेशी की ताकत भी बढ़ा देती है। अरे वाह, मतलब छोटी सी हड्डी इतना कुछ करती है। सोचिए कितना बारीक डिजाइन है। यह सब दिखाता है कि शरीर में हर चीज का आकार उसके काम से जुड़ा है। फंक्शन डिक्टेट्स फॉर्म, जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और इन हड्डियों के काम सिर्फ ढांचा या सुरक्षा देना ही नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये जिंदा है। तो इनके अंदर जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा, वो तो खून बनाने की फैक्ट्री है। सही कहा, हीमेटोपोएसिस। हाँ, यही लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स सब बनते हैं। और हड्डियां हमारे शरीर के लिए मिनरल्स का बैंक भी हैं। बैंक? हाँ, खासकर कैल्शियम और फास्फोरस का। जब खून में इनकी कमी होती है तो हड्डियां इन्हें रिलीज कर देती हैं। अच्छा, तो मतलब ये भंडार है एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन यहीं एक मुश्किल भी छिपी है। वो क्या? अगर शरीर लगातार हड्डियों से कैल्शियम लेता रहे और वापस जमा ना हो पाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
इसी स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओहो, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं, खासकर बढ़ती उम्र में सुना है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये मिनरल स्टोरेज वाला काम जरूरी तो है, पर संतुलन बिगड़ जाए तो दिक्कत होती है। तो फिर इसका हल क्या है, मतलब बचाव कैसे करें? देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी जो कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, उसका सही मात्रा में सेवन बहुत जरूरी है। और वजन उठाने वाले व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, ये हड्डियों को मजबूत रखते हैं। व्यायाम और सही खाना। हाँ, और इसके अलावा हड्डियों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, या कैंसर जैसे ऑस्टियोसार्कोमा। ये गंभीर समस्याएं हैं जिनका जल्दी पता लगना और इलाज होना बहुत अहम है। समझ गई। तो हड्डियां ढांचा बना देती हैं, लेकिन हिलने डुलने के लिए उन्हें आपस में जुड़ना भी पड़ता है। बिल्कुल। यहीं पर जोड़ों का काम आता है, जॉइंट्स। हाँ, जोड़ यानी वो जगह है जहां दो या ज्यादा हड्डियां मिलती हैं। और कमाल की बात यह है कि हर जोड़ एक जैसा नहीं होता। कुछ ज्यादा हिलने डुलने देते, कुछ कम, है ना? सही कहा। सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाले जोड़ हैं साइनोवियल जोड़, साइनोवियल जॉइंट्स। अच्छा। जैसे हमारे घुटने, कंधे, कोहनी, उंगलियां। अच्छा। इनमें ऐसा क्या खास होता है? इनमें हड्डियों के सिरों पर एक चिकनी कार्टिलेज की परत होती है और बीच में एक तरल पदार्थ, साइनोवियल फ्लूइड, भरा होता है। जैसे मशीन में ग्रीस? हाँ, ठीक वैसा ही, ताकि हड्डियां आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकें बिना घिसे। ये जोड़े कैप्सूल में बंद होते हैं और लिगामेंट्स इन्हें बाहर से सहारा देते हैं। और इनके भी अलग-अलग डिजाइन होते हैं ना? जैसे आपने कोहनी का जिक्र किया, वो दरवाजे के कब्जे जैसा होता है, हिंज जॉइंट। हाँ, हिंज जॉइंट, जो सिर्फ एक दिशा में मुड़ने देता है, आगे पीछे। और कंधे और कूल्हे का जोड़, वो तो काफी घूमता है। वो बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है। एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे हिस्से में फिट होता है। इससे हाथ या पैर लगभग हर दिशा में घूम सकता है। सोचिए कितना लचीलापन, कमाल है। बिल्कुल। फिर आते हैं कार्टिलेजिनस जोड़, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस। हाँ, कार्टिलेज वाली। हाँ, जहाँ हड्डियां कार्टिलेज के पैड से जुड़ी होती हैं, ये थोड़ी बहुत हरकत करने देते हैं और शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में। हाँ, बिल्कुल सही। रीढ़ की हड्डी के कशेरुकों के बीच की डिस्क इसका अच्छा उदाहरण है। ये हमें झुकने और मुड़ने में मदद करती हैं। और तीसरे तरह के जोड़ तो बिल्कुल नहीं हिलते, फाइब्रस जोड़। हाँ, फाइब्रस जोड़, फाइब्रस जॉइंट्स। इनमें हड्डियां मजबूत रेशेदार ऊतक से, मतलब फाइब्रस टिश्यू से कसकर जुड़ी होती हैं। तो इनका मकसद हिलना डुलना नहीं है? नहीं, इनका मकसद है स्थिरता देना, स्टेबिलिटी। सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी खोपड़ी की हड्डियां। अच्छा, खोपड़ी की हड्डियां जुड़ी होती हैं? मुझे लगा एक ही होती है। नहीं, कई हड्डियां होती हैं जो बचपन में जुड़ जाती हैं। उनके बीच के जो निशान दिखते हैं वो फाइब्रस जोड़ हैं, जिन्हें सूचर्स कहते हैं। ये दिमाग को सुरक्षित रखते हैं। समझ गई। तो जोड़ों का डिजाइन उनकी हरकत की क्षमता तय करता है, लेकिन इनमें भी तो दिक्कतें आती होंगी, जैसे आर्थराइटिस। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, आर्थराइटिस जोड़ों की एक आम समस्या है। इसका मतलब यह है जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न। इसके कई प्रकार होते हैं शायद। हाँ, कई, लेकिन दो सबसे आम हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ज्यादातर उम्र के साथ या चोट के कारण जोड़ों की कार्टिलेज घिल जाने से होता है। अच्छा, वो वियर एंड टेयर वाला मामला। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। ओहो, ये तो ज्यादा गंभीर लगता है। हाँ, इसमें काफी सूजन और दर्द हो सकता है और जोड़ों की बनावट भी बिगड़ सकती है। और चोटें भी तो लगती हैं जोड़ों में, जैसे खेलते हुए मोच आ जाना, स्प्रेन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। मोच में जोड़ को संभालने वाले लिगामेंट्स खिंच जाते हैं या फट जाते हैं। लिगामेंट्स, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। हाँ, और कभी-कभी जोड़ अपनी जगह से हिल जाता है, जिसे डिसलोकेशन कहते हैं। हड्डी जोड़ से बाहर निकल जाती है। बाप रे, उसमें तो बहुत दर्द होता होगा। हाँ, काफी दर्दनाक होता है। इन समस्याओं का इलाज फिजियोथेरेपी, दवाओं या गंभीर मामलों में सर्जरी से किया जाता है, जैसे जोड़ बदलना, जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे घुटने का। हाँ, घुटना या कूल्हा बदलना काफी आम है आजकल, लेकिन यहाँ भी रोकथाम अहम है। रोकथाम कैसे? वजन सही रखना, जोड़ों पर ज्यादा जोर डालने वाले कामों से बचना और व्यायाम से आसपास की मांसपेशियों को मजबूत रखना, ये सब जोड़ों को सेहतमंद रखने में मदद करता है। ठीक है, तो हड्डियां ढांचा है, जोड़ उन्हें मिलाते हैं, लेकिन हरकत कौन पैदा करता है? असली मूवमेंट वो है मांसपेशियां, मसल्स। हमारे शरीर के इंजन। सही शब्द है, इंजन। हमारे शरीर में 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। 3 तरह की? कौन कौन सी? एक तो हैं कंकालीय मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स।
ये वो हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं? हाँ, और जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना, सब इन्हीं की बदौलत हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। अच्छा, और दूसरी? दूसरी है चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स। ये हमारी मर्जी से नहीं चलती, अनैच्छिक होती हैं। ये कहाँ होती है? ये हमारी अंदरूनी अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं, जैसे पेट, आंतें, खून की नलियां। ये खाना पचाने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने जैसे जरूरी काम अपने आप करते रहती हैं। इनमें धारियां नहीं होती। और तीसरी? तीसरी है हृदय मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब दिल वाली? हाँ, ये सिर्फ दिल में पाई जाती हैं। ये भी अनैच्छिक हैं, लेकिन इनमें धारियां होती हैं। और सबसे खास बात, ये बिना थके लगातार सिकुड़कर खून को पंप करती रहती हैं, जिंदगी भर। कमाल है, बिना थके। अच्छा, आज हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कंकालीय मांसपेशियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये काम कैसे करती हैं? मुझे याद है स्कूल में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स का उदाहरण देते थे। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है समझने के लिए। मांसपेशियां जोड़ों पर अक्सर जोड़े में काम करती हैं। जोड़े में? मतलब एक साथ नहीं, एक दूसरे के विपरीत। जब आप कोहनी मोड़ते हैं तो बाइसेप्स सिकुड़ती है। ये एगोनिस्ट हुई। एगोनिस्ट? हाँ, मतलब जो मुख्य हरकत कर रही है। उसी समय ट्राइसेप्स जो कोहनी के पीछे है वो फैलती है, रिलैक्स होती है। ये एंटागोनिस्ट हुई। अच्छा, एक सिकुड़ती है, दूसरी फैलती है। और जब कोहनी सीधी करते हैं तो उल्टा होता है, ट्राइसेप्स सिकुड़ती है, बाइसेप्स फैलती है। समझ गई। पर ये सिकुड़न होती कैसे है? मतलब अंदर क्या होता है मांसपेशी के? मांसपेशियों के अंदर बहुत बारीक धागे जैसे प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन? हाँ, जब दिमाग से सिग्नल आता है तो ये धागे एक दूसरे पर फिसलते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। इससे पूरी मांसपेशी छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। और इस सब काम के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ताकत? एनर्जी आती है एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी? हाँ, इसे आप शरीर की रिचार्जेबल बैटरी समझ सकते हैं। हर हरकत के लिए ये बैटरी खर्च होती है और फिर हमारे खाने से मिली एनर्जी से ये वापस रिचार्ज होती है। वाह, ये तो कमाल का मैकेनिज्म है। लेकिन मांसपेशियों का काम सिर्फ हमें हिलाना डुलाना ही तो नहीं होगा, और भी कुछ करती होंगी ये? बिल्कुल, बहुत जरूरी काम करती हैं। जैसे हमारे शरीर का पोस्चर यानी आसन बनाए रखने में मदद करती हैं। पोस्चर मतलब सीधा खड़े रहना? हाँ, गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींचता है, लेकिन मांसपेशियां लगातार थोड़ा थोड़ा सिकुड़कर हमें सीधा रखती हैं। वे जोड़ों को स्थिर रखने में भी मदद करती हैं, उन्हें सहारा देती हैं। अच्छा। और एक और अहम काम, गर्मी पैदा करना। गर्मी मांसपेशियों से? हाँ, जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो गर्मी पैदा होती है। यही वजह है कि जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। वो असल में मांसपेशियों की अनैच्छिक सिकुड़न है जो शरीर को गर्म रखने की कोशिश करती है। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मांसपेशियों में भी चोटें लगती होंगी, जैसे खिंचाव, स्ट्रेन जिसे कहते हैं। हाँ, स्ट्रेन तब होता है जब मांसपेशी या उसे हड्डी से जोड़ने वाला टेंडन ज्यादा खिंच जाए या फट जाए। अक्सर खेलकूद में या अचानक कोई भारी चीज उठाने से हो जाता है। और कोई बीमारियां भी होती हैं मांसपेशियों की? हाँ, कुछ आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। और मांसपेशियों में दर्द, जिसे मायल्जिया कहते हैं, वो तो कई वजहों से हो सकता है। चोट, इन्फेक्शन, तनाव या फाइब्रोमाइल्जिया जैसी स्थितियां। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है व्यायाम से पहले ठीक से वार्म अप करना, सही तकनीक का इस्तेमाल करना और मांसपेशियों को जरूरत से ज्यादा ना थकाना। स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। ठीक है, तो हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां हो गईं, लेकिन इन्हें आपस में जोड़ने और सहारा देने के लिए भी तो कुछ चाहिए जो सबको बांध कर रखें। बिल्कुल, और वो काम करते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। ये इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांध कर रखते हैं, उसे सहारा देते हैं। संयोजी ऊतक? जी। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं जिनका जिक्र हमने थोड़ा थोड़ा किया भी है, लिगामेंट्स, टेंडन और कार्टिलेज। हाँ, लिगामेंट्स, टेंडन और कार्टिलेज, इनमें क्या फर्क है, एक बार फिर से बताएंगे? जरूर। लिगामेंट्स मजबूत लचीली रस्सी जैसे होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। हड्डी से हड्डी? ठीक है। ठीक है। ये जोड़ों को स्थिरता देते हैं और उन्हें गलत दिशा में या ज्यादा मुड़ने से रोकते हैं। जैसे घुटने में होते हैं ना ACL, PCL, हाँ, सुना है। वो लिगामेंट्स ही हैं। फिर आते हैं टेंडन। टेंडन? ये थोड़े अलग होते हैं। ये बेहद मजबूत पर कम लचीले केबल जैसे होते हैं। ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। अच्छा, मांसपेशी से हड्डी? हाँ, जब मांसपेशी सिकुड़ती है तो टेंडन उस खिंचाव को हड्डी तक पहुंचाता है, जिससे हरकत होती है। जैसे एडी के पीछे जो मोटा सा टेंडन होता है, अकिलीज टेंडन। समझ गई।
और कार्टिलेज? और कार्टिलेज, जैसा हमने जोड़ों में देखा, वो चिकना गद्देदार पदार्थ है। ये हड्डियों के सिरों को ढककर उन्हें घिसने से बचाता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये हमारी नाक और कान में भी पाया जाता है, उन्हें आकार देता है। अच्छा, नाक और कान में भी कार्टिलेज होता है? और इनमें भी चोटें लगती हैं, जैसे लिगामेंट में मोच आ जाना। हाँ, लिगामेंट में मोच स्प्रेन आम है, खासकर टखने में। टेंडन भी फट सकते हैं या उनमें सूजन आ सकती है। सूजन? हाँ, जिसे टेंडोनाइटिस कहते हैं। ये अक्सर किसी जोड़ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से होता है, जैसे टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो। अच्छा, ये नामों से पता चल रहा है। हाँ, और कार्टिलेज उम्र के साथ या चोट से घिस सकता है, डीजनरेट हो सकता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक मुख्य कारण है। तो इनमें भी इलाज की जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल, हल्की चोटें आराम, बर्फ लगाने और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती हैं। लेकिन गंभीर मामलों में, जैसे लिगामेंट या टेंडन का पूरी तरह फट जाना, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब इन सारी चीजों को एक साथ देखें तो? मतलब ये कि ये पूरा सिस्टम, हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां, लिगामेंट्स, टेंडन, कार्टिलेज, अकेले काम नहीं करते। ये सब एक कमाल के तालमेल में, एक सिनर्जी में काम करते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह? हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? कंडक्टर कौन? हमारा नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। अच्छा, नर्वस सिस्टम। हाँ, वही दिमाग से मांसपेशियों तक सिग्नल भेजता है कि कब, कितना और कैसे सिकुड़ना है। वही हमें बताता है कि हमारा शरीर स्पेस में कहाँ है, जोड़ किस स्थिति में है। जरा चलने जैसी साधारण सी क्रिया के बारे में सोचिए। हाँ, उसमें पैरों की दर्जनों हड्डियां, कूल्हे, घुटने, टखने के जोड़, जांग और पिंडली की अनेक मांसपेशियां, और उन्हें जोड़ने वाले लिगामेंट्स और टेंडन्स, सब एक साथ एक लय में नर्वस सिस्टम के इशारे पर काम करते हैं। एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। वाकई हैरत अंगेज है, ये सब मिलकर कितनी सहजता से काम करते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा, ये सिस्टम काफी संवेदनशील भी है। हाँ, बहुत सी चीजें इसे प्रभावित कर सकती हैं। फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में खिंचाव, ऑस्टियोपोरोसिस, टेंडोनाइटिस, स्कूलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, कई दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिर अपने मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी हुआ। बहुत ज्यादा जरूरी। और अच्छी बात यह है कि हम इसके लिए काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि क्या करें हम? सबसे जरूरी है नियमित व्यायाम। व्यायाम तो जरूरी है ही। किस तरह का व्यायाम? देखिए, हड्डियों के लिए वजन उठाने वाले व्यायाम जरूरी हैं, जैसे चलना, जॉगिंग, डांसिंग या हल्का वेट लिफ्टिंग। अच्छा, वेट बेरिंग एक्सरसाइज। हाँ, मांसपेशियों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी प्रतिरोधक व्यायाम, और जोड़ों के लचीलेपन के लिए स्ट्रेचिंग या योग। तो मतलब हर हिस्से के लिए अलग तरह का व्यायाम। हाँ, एक मिलाजुला रूटीन सबसे अच्छा रहता है। फिर आता है सही खानपान। खानपान, उसमें क्या खास ध्यान रखें? हड्डियों के लिए पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, और विटामिन डी के लिए धूप या सप्लीमेंट्स। मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए प्रोटीन भी जरूरी है। ठीक है, व्यायाम और पोषण। और कुछ? हाँ, रोजमर्रा की चीजें भी मायने रखती हैं, जैसे सही पोस्चर में बैठना और खड़ा होना। पोस्चर, हाँ, आजकल लोग कंप्यूटर पर झुककर बैठे रहते हैं। बिल्कुल, उससे गर्दन और पीठ पर बहुत जोर पड़ता है। काम करने की जगह को अर्गोनॉमिक बनाना, यानी कुर्सी, टेबल, स्क्रीन की ऊंचाई सही रखना भी मदद करता है। और चोटों से बचाव? चोटों से बचाव के लिए वार्म अप करना, कोई भी नया व्यायाम धीरे धीरे शुरू करना, सही तकनीक का इस्तेमाल करना, और जरूरत पड़ने पर सही जूते या सपोर्ट पहनना है हमें। और अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से मिलें, ताकि समय पर जांच और सही इलाज हो सके। नियमित जांच भी जरूरी है, खासकर बढ़ती उम्र में हड्डी घनत्व या जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए। ये सब बातें ध्यान रखने वाली हैं। संक्षेप में कहें तो ये सिस्टम हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए बेहद जरूरी है। आज़ादी? हाँ, घूमने फिरने की आज़ादी, अपना काम खुद करने की आज़ादी, खेलने कूदने की आज़ादी, इसकी देखभाल करना मतलब अपनी इसी आज़ादी को बनाए रखना है। बहुत खूब। हमने डिजीरीच लर्निंग के लेख के आधार पर इस जटिल प्रणाली की एक अच्छी खासी, मतलब काफी विस्तृत तस्वीर बनाने की कोशिश की है आज। हाँ, कोशिश तो की है कि इसके मुख्य पहलुओं को छू सकें। मुझे लगता है काफी कुछ समझ आया है। और अब जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। हमने देखा कि हरकत के लिए नर्वस सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का तालमेल कितना जरूरी है, कितना जटिल है। हाँ, बिल्कुल। तो भविष्य में जैसे जैसे न्यूरोमस्कुलर इंटरफेस टेक्नोलॉजी, यानी वो तकनीक जो सीधे नसों और मांसपेशियों को जोड़ सकती है, जैसे जैसे वो बेहतर होगी, हाँ,
तो उसका चोट के बाद लोगों को ठीक करने मतलब रिहैबिलिटेशन पर क्या असर पड़ेगा? और क्या ऐसी टेक्नोलॉजी कभी हमारी शारीरिक क्षमताओं को, हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज को आज की सीमाओं से आगे ले जा पाएगी? सोचने वाली बात है ये तो। न्यूरोमस्कुलर इंटरफेस और मानव क्षमता, एक दिलचस्प सवाल। इसी के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।